Students, today we will discuss NEET Abhyas Test 70 Chemistry Solutions. Myself Navneet Jain, and we will start from question number 1. The ratio of angular momentum of electron in two successive orbit is A and A is greater than 1 and their difference is B, then ratio of A and B is equal to. ठीक है, तो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एच अपॉन टू पाई। और जो सक्सेसिव ऑर्बिट की बात करिए तो एक ऑर्बिट का हो जाएगा एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, और ए जो है वो क्या है, एक से बड़ा है, तो एन प्लस वन वाले को अपन को ऊपर लेना पड़ेगा। तो अपन रेशो में क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई इज़ डिवाइड बाई एन एच अपॉन टू पाई, और ये किसके इक्वल है, ये आ जाएगा अपने पास एन अपॉन एन प्लस वन के इक्वल है। ठीक है, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन के इक्वल है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ए के। तो हमने पहले क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया किसका, एंगुलर मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन के, और दो सक्सेसिव ऑर्बिट में, तो एक तो ऑर्बिट ले लिया अपन ने एन प्लस वन और एक ऑर्बिट ले लिया एन। ए इज़ ग्रेटर देन वन है ना, इसलिए अपन ने एन एच अपॉन टू पाई को ऊपर नहीं लिखा, अपन ने पहले ऊपर किसको लिखा, एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई, और फिर डिनोमिनेटर में अपन ने लिखा एन एच अपॉन टू पाई, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा, अगर हम इसका रिवर्स करते हो तो ए की वैल्यू एक से कम आ जाती है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस अपने को कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई माइनस एन एच अपॉन टू पाई इज इक्वल टू बी। एच अपॉन टू पाई कॉमन आ गया, तो ये हो गया एन प्लस वन माइनस एन इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास क्या आ गया, b इज़ इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। तो हमारे से a आ गया और b आ गया, और हमें पूछा है a अपॉन बी, हमें से पूछा है a अपॉन बी। तो a की जो वैल्यू है वो क्या है, n प्लस वन अपॉन एन, और b की जो वैल्यू है वो क्या है, h अपॉन टू पाई। तो a अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस वन अपॉन एन और टू पाई अपॉन एच। तो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर डी, एन प्लस वन अपॉन एन और टू पाई अपॉन एच। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया जो कि बी के इक्वल है, और ये ऊपर दोनों के बीच का रेशो निकाले, तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na3 प्लस आयन इन 20 ml ऑफ 0.4 मोलैरिटी ऑफ Na3PO4। तो पहले अपन Na3PO4 के मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम 20 है, ऊपर अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x कितना आ गया, 20 इंटू 0.4 इज़ डिवाइड बाई 1000। इतने मोल्स आ गए हमारे पास किसके, Na3PO4 के। और हमें सोडियम के मोल्स चाहिए, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। हमें अगर सोडियम के मोल्स चाहिए तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, 3 इंटू 20 इंटू 0.4 इज़ डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना, 3 इंटू 20 इंटू 0.4 इज़ डिवाइड बाई 1000, तो ये जाएगा 3 इंटू 0.8 अपॉन 100, 2.4 अपॉन 100, 0.024, यानी इसका आंसर ही जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज़ द कॉमन इन HCP एंड FCC यूनिट सेल। तो ऑक्टेडल वॉइड्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, नो, आउटसाइड भी होते हैं, एजेस पे प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, नो। नंबर ऑफ लेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द यूनिट सेल आर सेम, नहीं, एक में ABC पैटर्न होता है, एक में AB टाइप का पैटर्न होता है, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
1 and electron gain enthalpy 2 for oxygen atom is -142 किलोजूल पर मोल एंड +844 किलोजूल पर मोल। सही बात है। फर्स्ट तो नेगेटिव होगी, ओ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप ओ माइनस में ऐड करोगे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस से रिपल्शन फील करेगा, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, इसलिए वो वैल्यू आएगी प्लस का 844 किलोजूल पर मोल। अब ये पूछना चाह रहा था एनर्जी रिलीज फ्रॉम 2 ऑक्सीजन एटम है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 2 माइनस थोड़ी बनाना है, तो यानी -142 का 2 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 284, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एक के लिए अपने को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 142। हमें O2 माइनस नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है O माइनस ही बनाना है, बट 2 एटम से, तो इसका आंसर हो जाएगा -284 किलोजूल पर मोल। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस एंड N2 माइनस आर सेम, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर N2 प्लस एंड N2 माइनस। ठीक है, तो N2 प्लस की बात करो चाहे N2 माइनस की बात करो, ठीक है, दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, कितना है 2.5, लेकिन N2 प्लस में जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकला है, और N2 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो किस में ऐड हुआ है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऐड हुआ है, और इसमें से रिमूव हुआ है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में से। ठीक है ना, तो वीकर बॉन्ड बनता है अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जो N2 प्लस उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, N2 माइनस से, भले से दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड वीकर बनता है, बॉन्ड लाइन ज़्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो N2 प्लस की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, N2 माइनस से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 माइनस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 माइनस। सही बात है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से निकल रहा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है मॉलिश टेस्ट इज गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक रेडिश वॉयलेट रिंग बनती है, कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन जब मॉलिश रिएजेंट से होती है, जो कि क्या होता है, अल्फा नेफ्थोल का अल्कोहल के अंदर सोल्यूशन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट होते हैं, एक वॉयलेट कलर की रिंग का फॉर्मेशन होता है, वॉयलेट रिंग फॉर्म होती है। ठीक है ना, उसके बाद है द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ F माइनस इन इज़ हायर इन केस ऑफ, F माइनस का जो साइज़ है, F माइनस का जो साइज़ है वो क्या है, F माइनस का साइज़ बहुत छोटा है, तो वाटर के अंदर तो क्या होगा, ये H से अट्रैक्ट होगा, तो वाटर इसको बहुत अच्छे से सराउंड करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो F माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकता है और बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो अगर कोई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, वाटर क्या प्रोटिक सॉल्वेंट है, इथेनॉल में भी जो H प्रेजेंट है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जो O से अटैच है इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वाटर में बन जाएगा। एसीटोन में भी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा O से, बट DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो वाटर के अंदर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो I माइनस, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, और इसका रिवर्स हो जाएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, इसका आंसर सी जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 0.0558 डिग्री सेल्सियस, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज KF गिवन है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, IKFM। ठीक है ना, जहाँ पे M क्या है, मोलैलिटी है, तो डेल्टा TF कितना गिवन है, 0.0558। ठीक है, इसका आप साइन चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिप्रेशन है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसके बाद हमें क्या गिवन है, आयोटा निकालना है, KF 1.86 गिवन है और मोलैलिटी गिवन है 0.01। तो इससे अपने पास आयोटा कितना आ गया, 3, यानी 3 आयन बनाने। 3 आयन कब बनेंगे, जब 1 क्लोरीन अंदर होगा और 2 क्लोरीन बाहर होंगे, तो कॉम्प्लेक्स आपका ही बन जाएगा। तो अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, कोबाल्ट 3 प्लस ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमोनिया के साथ, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, एक ही प्रेजेंट होगा। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, वापस से रीड करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
a 0.01 molar aqueous solution of a cobalt third chloride ammonia complex which behave as strong electrolyte is 0.0558 degree Celsius. The number of chloride ion as in the coordination sphere is KF अपने को गिवन है 1.86, मोलैरिटी गिवन है अपने को कितनी, मोलैरिटी गिवन है अपने को 0.01, KF गिवन है कितना 1.86। तो इसका जो अपने पास रिप्लाई आएगा वो आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो एक ही क्लोराइड अवेलेबल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो एक ही क्लोराइड अवेलेबल है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी +3 आ रही है, और ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 1 ही आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, बाकी की जो 2 क्लोराइड आयन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है ना। और प्राइमरी वैलेंसी इसके अंदर 3 हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो हमारे से तो क्लोराइड आयन पूछा है इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज, तो इसका आंसर 1 होगा, बट एंटी ने इसका आंसर 3 दिया है। ठीक है, क्लोराइड आयन तो 3 होंगे, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं वो तो एक ही होगा। ठीक है, बाकी बाहर जो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है वो क्या है, काउंटर आयंस हैं। फॉर्मूला तो यार है 3 आयंस से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज। एक अच्छा बेस वो होता है जो आसानी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से H+ को डोनेट हो जाएगा, बट इसका जो लोन पेयर होगा वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेट के अंदर खींचेगा। तो फर्स्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। आई थिंक सो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में फर्स्ट सबसे ग्रेटेस्ट है। इसका लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो फोर्थ सबसे लीस्ट होगा। और थर्ड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर वो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये लोन पेयर को खींच के रखेगा। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेसिक होंगे, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, H लगा हुआ होना चाहिए ताकि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाए। थोड़ी सी मिस्टेक है स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और H2SO4 के साथ आपको इसका क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से भी H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 मेंबरिंग बनेगी जिसमें 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, कुछ ऐसे ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तो थर्मोसेटिंग है, बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग है, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड भी थर्मोसेटिंग है। ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर इज दिस। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन द बफर सोल्यूशन ऑफ pH 8। pH अगर 8 गिवन है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻8। तो OH- की कितनी होगी, 10⁻⁻6। तो OH- की पूछिए इसने, तो आई थिंक सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 12th का। इसके बाद बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 की। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन। Ag कन्वर्ट हो रहा है +1 में, और Cl- Hg2Cl2, यानी Hg+1 से जा रहा है 0 में। तो Hg इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो सिल्वर का तो एनोड कंपार्टमेंट होगा, और जो Hg2Cl2 इसका कैथोड कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी अपने को ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। तो अपन एनोड की रिएक्शन को पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, Ag सॉलिड प्लस I- एक्वस जो होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, AgI+ इलेक्ट्रॉन में।
और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी Hg2Cl2, 2 मरकरी है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो ये जाएगा 2 मोल्स ऑफ Hg प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ Hg2Cl2। आपको या तो ऊपर वाले को आप नीचे वाले को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें कैथोड वाली रिएक्शन को, प्लस क्या हो जाएगा Ag प्लस क्या हो जाएगा I माइनस। ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, और ये किस में, एक्वस फेस में है। और ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, Hg लिक्विड के अंदर, प्लस Cl माइनस बनेगा वो एक्वस बनेगा, प्लस AgI जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो आप देखो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन फॉलो करिए, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें जब ऐड करोगे तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैथोड वाली रिएक्शन को, तो इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप कैथोड वाली रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर आपको ऐड करना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ड्यू टू, क्रोमियम जो होता है वो इसमें +6 में होता है, तो अब इसको तो इलेक्ट्रॉन देंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो KMnO4 और K2Cr2O7 होते हैं उसका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण इसका तो ऑरेंज कलर होता है K2Cr2O7 का, और KMnO4 का डार्क पिंक कलर होता है, ठीक है। और कैडमियम सल्फाइड का जो येलो कलर होता है वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है, ठीक है ना, कैडमियम सल्फाइड का। पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कैडमियम सल्फाइड वाला। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट ए कलरलेस गैस विच प्रोडक्ट्स टर्बिडिटी विद बेराइटा वाटर, ठीक है। टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन, तो CO2 2 माइनस तो कुछ होता ही नहीं, अगर ये CO3 भी होता तो CO2 निकलती, बट CO2 तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को चेंज नहीं करती है। सल्फाइड है तो रॉटन फिश वाली स्मेल निकलती है, H2S निकलती, SO3 2 माइनस है तो यहाँ पे SO2 निकलेगी, यहाँ पे H2S निकलेगी जिसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, इसमें लिखा हुआ है कलरलेस गैस है, तो अपन इसका आंसर क्या देंगे, सी देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर, डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल इज n × 10⁻24, द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। डेंसिटी अपने को कितनी गिवन है 8, FCC तो Z की वैल्यू 4 होगी, M Na को अपन Na पुट करते हैं और ये हो जाएगा 400 का होल क्यूब इंटू पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो -30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम M को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू Na इंटू 400 का होल क्यूब इंटू 10⁻30 इज़ डिवाइड बाय 4, तो m अपने पास कितना आ जाएगा 128 इंटू 10⁻24 Na ग्राम। इतने में कितने एटम्स होंगे, ये 1 मोल का मास है तो 1 मोल के मास में कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं, तो आप एक कन्वर्जन फैक्टर बना के लिख सकते हो 128 इंटू 10⁻24 Na ग्राम में कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे, क्योंकि 1 मोल का मास है और हमारे को पूछा 256 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो Na से Na क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻24, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो है 16 का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि m निकाल लिया, 1 मोल का मास 120 इंटू 10⁻24 आ रहा है, इसमें n आइटम्स होंगे और हमें 250 ग्राम के अंदर पूछा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन अंडर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी टेम्परेचर Tn इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। प्रेडिक्ट द हाउ K विल वैरी विद टेम्परेचर फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले ही हीट लिबरेट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट लिबरेट होगी तो K जो होगा ना वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद H2SO4 एट हाई टेम्परेचर गिव्स मेनली, हाई टेम्परेचर पे तो फिनॉल का जब सल्फोनेशन कराएंगे ना बेटा, फिनॉल की रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो लो टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलता है ऑर्थो वाला, बट अगर आप इसको हीट कर दोगे
या फिनॉल को ही डायरेक्ट हीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाई टेम्परेचर पे आपको पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड यानी 18 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कॉपर लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, नो, पहला इनकरेक्ट है। कॉपर 3D सीरीज में इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर एसिड डालने पर वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, क्योंकि कॉपर का जो E0 होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। बाकी के सारे ऑप्शन सही होंगे। इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन इज Mn फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सही बात है, क्योंकि Mn2O7 बनता है। Mn3+ कोबाल्ट 3+ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, सही बात है। इनमें भी सबसे अच्छा कौन है, कोबाल्ट सबसे अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइटेनियम 2+ क्रोमियम 2+ आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, सही बात है, 3+ में कन्वर्ट होते हैं दोनों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.08 d डिवाई द बॉन्ड डिस्टेंस 1.27 पार्शियल चार्ज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। म्यू कितना है 1.08, क्यू आपको निकालना है और डिस्टेंस कितनी दी है 1.27, तो क्यू कितना हो जाएगा 1.08 अपॉन 1.27, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.85। एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, क्योंकि HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इट इज़ ईजियर टू लिक्विफाई अमोनिया देन ऑक्सीजन बिकॉज अमोनिया को लिक्विफाई करना आसान है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात आ सकती है यहाँ पे। इट इज़ ईजियर टू कंप्रेस ऑक्सीजन देन NH3, नो, NH3 हैज़ ए वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। तो NH3 इज हायर वैल्यू ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट है हायर क्रिटिकल टेम्परेचर देन ऑक्सीजन, क्योंकि NH3 के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M to N the rate of disappearance of M increase by a factor of 8 upon doubling the concentration, डबलिंग कर देंगे, M था 2M कर दोगे तो कितने टाइम्स हो रही है, 8 टाइम्स हो रही है, यानी इसके ऊपर कितनी पावर है, 3 पावर है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो आपने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 3, क्योंकि 8 टाइम्स हो रही है ना डबल करने पे कंसनट्रेशन को। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट गिव वाइट टर्बिटोन ट्रीटमेंट विद कंसर्न ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन देखो आप किस में बनाना सबसे मुश्किल होगा, सी में, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन होगा ना वो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि साइनाइड क्या विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सबका कार्बोकेटाइन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पी करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज बोराजोल। बोराजोल क्या होता है बेटा, B3N3H6, और यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और sp2 में जो p करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 33% होते हैं। ठीक है, इज मोर देन दैट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ n इन NH3। NH3 में हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और यहाँ पे जो p करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 25% होते हैं। इनकरेक्ट पूछा, तो p करेक्टर इन हाइब्रिड नाइट्रोजन इज मोर then that in the hybrid orbital of n in NH3। ठीक है, बोराजोल एग्जिबिट नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 होगा, और sp3 अगर इसका हाइब्रिडेशन होगा तो हमारे पास जो s करेक्टर आएंगे वो 25% आएंगे, और जो p करेक्टर आएंगे वो 75% आएंगे। तो B3N3H6 में कम होंगे, मोर ज़्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ पे p करेक्टर 75% आएंगे, और जो s करेक्टर है वो 25% आएंगे, और p करेक्टर को कंपेयर कर रहा है। तो द p करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन बोराजोल इज मोर देन दैट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। ये इनकरेक्ट हो गया। बोराजोल एग्जिबिट रेजोनेंस, यही बात, सही बात है, एरोमेटिसिटी शो करता है। लुईस करेक्टर ऑफ बोरोन इन बोराजोल इज लेस देन दैट इन Bi3, सही बात है। बोराजोल मॉलिक्यूल एज कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, सही बात है। एन अपना लोन पेयर देगा किसको, बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एल्केनाइड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। वाटर यानी सॉल्वोलाइसिस हो रहा है, किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, सॉल्वोलाइसिस यानी SN1 रिएक्शन,
और SN1 में कार्बोकेटाइन देखो किसका स्टेबल बनेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है C का, कुछ ऐसा। 3 डिग्री भी है और डी लोकलाइज भी है, इधर आके क्या हो सकता है, डी लोकलाइज हो सकता है। उसका डी लोकलाइजेशन फिर आगे भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑन बर्निंग विथ मोइस्ट एयर डज नॉट गिव स्मेल ऑफ अमोनिया। एयर में नाइट्रोजन होती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है, कैल्शियम भी नाइट्रेट बनाती है, लिथियम भी नाइट्रेट बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बनाता है। तो इसलिए नाइट्रेट के हाइड्रोलाइसिस पे अमोनिया इवॉल्व होती है, तो पोटेशियम नाइट्रेट ही बनाएगा। पोटेशियम तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करेगा और KO2 बनाएगा मेनली, यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जो ग्रुप नंबर 1 की एल्कली मेटल्स होती है उनमें केवल लिथियम में नाइट्रेट बनाने की टेंडेंसी होती है और ग्रुप नंबर 1 के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर नाइट्रेट बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। 26 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डेल्टा एच, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन गैस ऑफ RT। तो डेल्टा एच डेल्टा ई के कब इक्वल होगा, जब डेल्टा एन ऑफ गैस कितना हो जाएगा 0, और इसमें नॉट इक्वल टू पूछा है तो इसमें 0 है डेल्टा एन ऑफ गैस, इसमें देखो आप सभी इक्वल से 0 है तो, और इसमें क्या हो जाएगा 1 - 1, इसमें भी 0 आ रहा है और इसमें भी आप 0 ही बोलोगे। इसमें आ रहा है 2 - 4 यानी -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 27 का। उसके बाद बात करते हैं 28 की। व्हाट इज द वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ Li2+ whose sum is 4 and difference is 2। सम इज़ 4 एंड डिफरेंस इज़ 2, तो 3 + 1 4 एंड 3 में से अपन ने 1 माइनस किया तो 2 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला 1/λ R Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। तो 1/λ R, ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, 1/1 माइनस 1/9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9R × 8/9, तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 8R। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8R इज इक्वल टू 1/8 × 109680। ये तो सेंटीमीटर में आएगी और मीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर सेंटीमीटर इधर मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास लैम्डा आई है वो किसके अंदर आई है, सेंटीमीटर में आई है। ये हमारे पास जो लैम्डा आएगी ना, इसको आप कुछ इस तरीके से कर लें, ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे जो लैम्डा निकल के आएगा वो आएगा 1.14 × 10⁻⁶ मीटर। है क्या कोई ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद है 29 साइक्लोपेंटेनॉन डाइल्यूट KOH एल्डोल रिएक्शन। तो साइक्लोपेंटेनॉन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसका अटैक कराएंगे अपन। तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा ये दोनों जो रिंग्स है वो इस तरीके से जुड़ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, फिर E1CB मैकेनिज़्म के थ्रू डिहाइड्रेशन होगा, हीटिंग भी गिवन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसका आंसर बी जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ AgNO3 SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, फर्स्ट वाले का कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, तो फर्स्ट सबसे तेज जाएगा। फिर सेकंड वाले का कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा और थर्ड वाले का तो एंटी एरोमेटिक बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का।
इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। x1, x2, x3 आर द एंथैल्पीज ऑफ H2, O2 एंड OH बॉन्ड रेस्पेक्टिवली एंड x4 इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपन पहले सबकी इक्वेशन लिख लेते हैं। H2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ H गैस, ये आपका हो गया x1। O2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ O गैस, ये हो गया आपके पास x2। थर्ड हो गई H2O गैस गिव्स O गैस प्लस 2H गैस, इसको अपन लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x3, क्योंकि 2 OH बॉन्ड टूटेंगे ना, तो इस पर 2 टाइम्स ऑफ x3। और फोर्थ हो जाएगा वेपराइजेशन है, तो लिक्विड से ये जा रहा है गैसियस फेस के अंदर, ये हो गया आपके पास x4। और आपको लेके क्या आना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, ये आपको लेके आना है। तो ये कब आएगी, जब आप क्या करोगे, x1 प्लस x2/2 करना पड़ेगा, माइनस x4 को रिवर्स करो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस x4 और माइनस ही 2 टाइम्स ऑफ x3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 31 का, वो B हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x3 माइनस ऑफ x4, क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा तभी आपको ये डिजायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन होगी। x1 प्लस x2/2 माइनस x4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका B, क्वेश्चन नंबर 31 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। विच मेटल गिव ब्लू कलर मेटाबोरेट इन बोरेक्स बीट टेस्ट। कॉपर का जो मेटाबोरेट होता है वो ब्लू कलर की बीट फॉर्म करता है। क्रोमियम की ग्रीन आती है, आयरन की ब्राउन, निकल की ब्राउन आएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सेट। बिस ग्लाइसिनेटो जिंक इज ऑप्टिकली एक्टिव NiCl4 2 माइनस PtCl4 2 माइनस, डिफरेंट शेप, सही बात है। इसका शेप तो sp3 होगा, इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, इसका स्क्वायर प्लेनर होगा, और NiCl4 का sp3 होगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। NiCN4 2 माइनस NiCO4 डायमैग्नेटिक है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। सिस फॉर्म बिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट कैन नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नहीं शो करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा स्पेशल केस है। फर्स्ट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि ईच ऑफ 2 crystallography independent zinc atom is 5 coordinated, is created by 2 glycinate molecule and forms a 5th bond to a carboxyl oxygen atom in a neighboring bis-glycinato zinc complex. The coordination is approximately square pyramidal with a significant distortion towards triangular bipyramidal geometry. तो बहुत ही स्पेशल केस है और ये कायरल होता है क्योंकि इसके अंदर 5 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्लियर करना, आपके सिलेबस के तो ऐसे तो बियॉन्ड है, बट ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। द आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S इन AS2O3। H2S पास करिए अपन ने इसके अंदर, तो जो सोल बनेगा वो किसका बनेगा, AS2S3 का, और इसके ऊपर सल्फर का एब्जॉर्प्शन होगा सल्फाइड का, और नेगेटिवली चार्ज सोल फॉर्म होगा सल्फाइड का एब्जॉर्प्शन होकर। 35 की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यू आर गिवन ए 10⁻⁵ मोलैरिटी NaCl सोल्यूशन, 10⁻8 मोलैरिटी AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है। दे आर मिक्सड 1:1 वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो दोनों के मोल्स वगैरह हाफ हो गए क्योंकि दोनों को 1:1 में अपन ने मिलाया है। 1 लीटर उसका 1 लीटर के साथ दोनों के मोल्स हाफ हो जाएंगे। KSP गिवन है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, आफ्टर 1 आवर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। AgNO3 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस और NO3 माइनस में। NaCl किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या,
Cl माइनस जो है वो किसके इक्वल होगा 10⁻⁵/2 और जो Ag प्लस होगा वो किसके इक्वल होगा 10⁻8/2। तो आयनिक प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 10⁻2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8/2। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो कम होगा किससे KsP से। तो नो पीपीटी विल फॉर्म, पीपीटी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B36 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। ड्यूरिंग रिफाइन ऑफ लिक्विड आयरन टू स्टील कैल्शियम ऑक्साइड प्ले वेरियस रोल आउट देयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू मेक ए स्लैग विथ SiO2 फॉर्म, नहीं है तो पहले ही हो जाएगा, रिफाइनिंग के पहले ही हो जाता है। तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, नो। टू प्रिवेंट हायर कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस इन स्टील, ये आप याद रख लेना, फैक्ट है थोड़ा। टू मेक ए फ्लूइड स्लैग, नो। याद रखना थोड़ा सा, आपके सिलेबस के बियॉन्ड ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे एग्जाम में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओनली अल्फा अमीनो एसिड और ऑप्टेन हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, सही बात है। द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल, सही बात है। बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करी तो हमें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, नो। 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एल अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट एंड राइट, सही बात है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलैरिटी ऑफ NaH सोल्यूशन इज मिक्सड विथ अनदर 3 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलैरिटी NaOH, द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन इज। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले दोनों के मोल्स निकाल लें, ठीक है ना। तो इसकी मोलैरिटी 1 होगी और मोल्स अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये x मोल्स आ गए और वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 2.5। तो इसके मोल्स तो आ गए 2.5 पहले वाले में, और दूसरे वाले में आ जाएंगे। दूसरे वाले में मोलैरिटी कितनी है 0.5 और ये मोल्स आ गए, और वॉल्यूम इन सोल्यूशन इन लीटर 3 लीटर। तो ये आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 1.5। टोटल मोल्स आ गए 4, तो टोटल मोल्स 4 और वॉल्यूम कितना हो गया 3 + 2.5 यानी 5.5। तो ये हो जाएगा 4/5.5। टोटल मोल्स 4 और वॉल्यूम कितना हो गया 5.5 हो गया। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 0.73, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। CH3COH की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा CH3CO- और NH4+। Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे एसिटामाइड फॉर्म हो जाएगा। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हीटिंग का साइन जरूर होना चाहिए। विदाउट हीटिंग अमाइड का हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है। तो ठीक है, मिस्टेक ध्यान रखना, हीटिंग का साइन जरूरी है। विदाउट हीटिंग अमाइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। 40 का आंसर B हो जाएगा। 41 की हम बात करें, 41 में नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन एनिलीन, एनिलीन का डाइजेशन BDC, और BDC की वाटर का हीटिंग तो C हो जाएगा फिनॉल A। तो एनिलीन हो गया PH NH2, B क्या हो गया PH N2+ और Cl-, तो फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। 42 की लीबरमान टेस्ट किसके लिए होता है, फिनॉल के लिए। लीबरमान टेस्ट के अंदर क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो H2SO4 और NaNO2 से रिएक्शन करता है। फिनॉल रिएक्शन करता है किससे, H2SO4 और NaNO2 से। तो कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है, जो कि NaOH ऐड करने पर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट विद 2 ऑक्सीजन एटम ऑफ सिलिकॉन शेयर, तो ये हो जाएगा ऑर्थो सिलिकेट में तो 4 ऑक्सीजन ही शेयर नहीं होती, पायरो में 1 ऑक्सीजन शेयर होती है, और साइक्लिक और चेन सिलिकेट दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन शेयर होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा ऑर्थो सिलिकेट में 1 भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होगी, पायरो सिलिकेट के अंदर 2 ऑक्सीजन शेयर होगी, और चेन सिलिकेट के अंदर 2 ऑक्सीजन, चेन और साइक्लिक के अंदर 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। 44 ए डायबिटिक पर्सन कैरी ए पैकेट ऑफ ग्लूकोज विद हिम ऑलवेज बिकॉज ग्लूकोज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को स्लोली, नो। ग्लूकोज रिड्यूसेज द ब्लड शुगर लेवल, नो। ग्लूकोज इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेसली, सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल, नो। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड डू नॉट गिव पर्पल कलर ऑन रिएक्शन विथ नीन हाइड्रोजन। एक तो प्रोलीन और एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये 2 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये 2 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि
नीन हाइड्रीन टेस्ट नहीं देते हैं, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 70। आई थिंक सो 160 अराउंड इज़ एक्सेलेंट स्कोर, 160 165 इज़ एक्सेलेंट स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।